हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इसमें आप जो पढ़ चुके थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन और शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन। अभी हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति से आप सबसे पहले इस वर्ड से जान लीजिए, ये भूमध्य सागर के आसपास की बात हो रही है। तो आपने जैसे कि पहले जाना था जो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्व के किनारे जो थे उसमें कौन से थे, शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ या वन वहां पर मिलते थे। लेकिन हमने बात पश्चिम की और दक्षिण पश्चिम के हिस्से की अभी तक नहीं की है। तो यहाँ पर जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी एरिया है और जो दक्षिण पश्चिमी एरिया है वहां पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। खास करके ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है इसको ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीनों ही महाद्वीप हैं, तो उसके आसपास की जो प्रदेश हैं वहां पर इस तरीके की वनस्पति मिलती है, उसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। लेकिन उस एरिया के बाहर भी, यानी कि भूमध्य सागर के जो प्रदेश हैं उसके बाहर भी, जैसे कि अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। अभी यहाँ पर यह पढ़ लेते हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, आपको एरिया मालूम चल गया कौन सी जगह पर। सिर्फ और सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास के प्रदेशों को छोड़ करके दूसरे एरिया में भी इस तरीके के वन मिलते हैं और इन क्षेत्रों में खास करके नींबू वन से यानी कि सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, जैसे कि संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ पर वन्य जीवन कम है। अभी अगले जो वन की बात कर रहे हैं वो है शंकुधारी वन। शंकु कैसा होता है आपने देखा होगा, टेंट के आकार का, जो ऊपर से नुकीला होता है और नीचे थोड़ा सा वेस चौड़ा होता है। तो उसी टाइप के जो जहाँ पर वृक्ष मिलते हैं, जैसे कि इनमें देख सकते हैं आप, इन वृक्षों में ऊपर से नुकीले हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, जब हम मध्य अक्षांशों को क्रॉस करके और उत्तर में चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, टैगा। इस बात को याद रखिए, टैगा मतलब है शंकुधारी वन। और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय में सलीमा ने देखे थे अधिक ऊंचाई पर। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। अब इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये जो शंकुधारी वृक्ष हैं वो लंबे होते हैं और नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। लुगदी से क्या होता है, सामान्य पेपर और अखबारी पेपर बनता है और जो नरम लकड़ी है उसका उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इन वनों में स्पेशली चीड़, देवदार इन वनों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं जो है रजत लोमड़ी यानी कि सफ़ेद लोमड़ी, मिंक और ध्रुवी भालू, ये जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो टैगा शब्द यूज किया था शंकुधारी वनों के लिए, तो टैगा का मतलब रूसी भाषा में होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। ये है शंकुधारी वन या शंकुधारी वृक्षों को आप देख सकते हैं। अगली बात हो रही है घास स्थल के बारे में। घास स्थल मीन्स घास की जगह, जहां पर घास ही घास मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। यहाँ पर फिर से बात आ गई उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय एरिया को अपने दिमाग में रख लीजिए। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है वहां तक ये फैले हुए हैं। ये देखिए, इस चित्र में देखिए इस तरीके की घास होती है इन घास स्थलों में। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो आगे से याद रखें, जो अफ्रीका का घास स्थल है उसको बोलते हैं सवाना। और सामान्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उसमें हाथी, जेवरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये जानवर मिलते हैं। तो आपको पता चल गया उष्णकटिबंधीय घास स्थल यानी कि उष्ण भूमध्य रेखा के दोनों तरफ मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय एरिया में होते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मीटर ऊंची तक घास होती है और यहाँ पर हाथी, जेवरा, जिराफ, हिरन
और तेंदुआ, इस तरीके के जानवर मिलते हैं। अभी बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थल। तो ऑब्वियसली शीतोष्ण मीन्स उष्ण कटिबंधीय एरिया से बाहर का एरिया जो है, ध्रुवीय एरिया को छोड़ के, वो है शीतोष्ण, या फिर ये बोल सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भाग, यहाँ पर मिलते हैं ये शीतोष्ण घास स्थल। और यहाँ की घास जो है कि छोटी होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? कटीली झाड़ियाँ वहाँ मिलती है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम कहाँ होती है? रेगिस्तान एरिया में। और ये एक फैक्ट है कि जितने भी रेगिस्तान हैं दुनिया में वो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे कि भारत का रेगिस्तान है थार, भारत के पश्चिमी एरिया राजस्थान में है। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों की कमी रहती है। और विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश आपने देखे होंगे, जैसे कि सहारा है, अफ्रीका के पश्चिम एरिया में है, थार है, गोबी है। और अगर ध्रुवीय प्रदेश में अगर आप देखेंगे, ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवों के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर भी आपको एक ठंडा रेगिस्तान मिलेगा बर्फ का। और यहाँ पर बहुत ही कम प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति जो मिलती है वो कभी कभी जब थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है तो उस समय पैदा हो जाती है, वही मिलती है, जैसे कि काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। तो इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी बोला जाता है। टैगा और टुंड्रा भी आप समझ गए। शंकुधारी वन टैगा होते हैं, टुंड्रा मतलब जो कि कभी कभी वनस्पति उग जाती है ध्रुवीय प्रदेशों में। और इस प्रकार की वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के जो शरीर हैं उनका मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, क्योंकि ठंडी जलवायु में उन्हें सुरक्षित रहने के लिए ये चीज़ भगवान का गिफ्ट होती है ऊपर वाले का। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। अभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि अलग अलग जगह पर घास स्थलों को किस नाम से बुलाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं, पूर्वी अफ्रीका को सवाना, ब्राजील कंपोस, वेनेजुएला लानोस, ये हो गए उष्णकटिबंधीय। अभी शीतोष्णकटिबंधीय की बात करें तो अर्जेंटीना में पैम्पास बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका को प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका के घास स्थल को वेल्ड, मध्य एशिया के घास स्थल को स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डान। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जो वालरस, ध्रुवीय भालू और सील जो कि ध्रुवीय एरिया में पाए जाते हैं। अभी हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है, अधिकतर निर्भर करता है? तो एक तो तापमान और एक नमी पर। उसके अलावा मिट्टी की परत पर भी निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? वन, घास स्थल और वन है, घास स्थल है, और ऊपर देख लेते हैं और क्या है, और कांटेदार झाड़ियां हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। उष्णकटिबंधीय कौन से थे? रोजवुड था, महोगनी, आवनूस। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विश्व में किन भागों में पाए जाते हैं? ये विश्व में उष्णकटिबंधीय जो एरिया होता है उनमें पाए जाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप फिर से उष्णकटिबंधीय वाले पार्ट पर जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका। अभी आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? जो सिट्रस के फल हैं वो कौन सी जलवायु में उगाए जाते हैं? तो आपने जो ऊपर पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, ये संतरा, अंजीर, ये कौन सी जलवायु है? तो फिर से आप देखिए, ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। अभी आप यहाँ से ये समझ लीजिए, भूमध्य सागरी जो वनस्पति है वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं दिखा इसलिए रहा हूँ जिससे कि आप ये चीज़ भूलें ना, दोबारा से याद रख लें। शंकुधारी वन के कुछ चार उपयोग। तो शंकुधारी वन में जो नरम लकड़ी मिलती है उससे लुगदी बनती है, पेपर बनेगा, अखबारी पेपर बनेगा, माचिस बनेगी, पैकिंग में काम आता है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल की बात करें तो जैसे
जो घास स्थल आपको बताए थे कौन से थे, शीतोष्ण घास स्थल, कंटीली झाड़ियाँ या फिर उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो ऐसे घास स्थल जो कि मौसम के अनुसार पैदा होते हैं, महाद्वीपों के भीतर पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये सभी घास स्थल हैं जो कि अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, छोटी छोटी घास मिलती है। आगे हैं काई और लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। तो काई और लाइकेन टुंड्रा में पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये जो आगे दिए हुए हैं जोड़े बनाने को, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके जोड़े बना करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। इस चैप्टर को कम से कम 2 बार आप रिवीजन करिए कम से कम, तभी आपको इन सब में डाउट क्लियर होगा कि कौन से वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन किन किन भागों में पाए जाते हैं दुनिया में, और कौन से वन की वनस्पति क्या है। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के लिए आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।